चलिए दोस्तों, तो एक बार फिर से मैं आप लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ में। अभी हम लोग का भारतीय भवन चल रहा है। भारतीय भवन में हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पहला चैप्टर को ख़त्म किए थे। पहला चैप्टर प्रश्नवाली 1 का भी भारतीय भवन का 1 का ए था। 1 का ए हम ख़त्म कर लिए हैं और उसमें क्या सारा क्वेश्चन मैं बता दिया हूं। यदि आपको उस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो हमसे पूछ सकते हैं। आज हम प्रश्नवाली 1 का बी आज हम पढ़ने वाले हैं और 1 का बी में आज पहले मैं थ्योरी बताऊंगा और उसके बाद प्रश्नवाली चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसे चालू करने से पहले मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जो भी बच्चा घर पर है, पढ़ रहा है, या जो भी बच्चा पढ़ रहे हैं वो रिविजन कर सकते हैं। ठीक है, मेरी वीडियो से भी पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो चलिए मैं समय बर्बाद ना करते हुए अपने वीडियो पर चलते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। थ्योरी पहले देखेंगे, एक प्रश्नवाली 1 का बी का हम पहले थ्योरी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने थ्योरी पर आते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी में अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का बात करने वाले हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या या भाज्य संख्या। ठीक है, चलिए पहले हम अभाज्य संख्या जान लेते हैं। अभाज्य संख्या पहले हम जान लेते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या से ऋण संख्या भी कहा जाता है। अभाज्य संख्या को ऋण संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या कहते हैं? वैसी संख्या, थोड़ा ध्यान से इसका परिभाषा समझिएगा। वैसी संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो, यानी वैसी संख्या जो एक से कटे और उसी संख्या जो संख्या है अपने आप से कटे, वह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या का परिभाषा हम कैसे, परिभाषा नहीं लिखेंगे, यहाँ पर समझा रहे हैं, आप समझिए। देखिए यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि हम 3 लिख लिए, तो 3 देखिए 3 का गुणनखंडन हम करेंगे। 3 का गुणनखंडन हम करेंगे तो 1 होगा और 3 होगा। 1 और 3 के अलावा इसका कोई गुणनखंडन नहीं होगा, यानी यह 1 और 3 से विभाज्य है। 1 और 3 से विभाज्य है, यानी कि 1 और अपने आप से विभाज्य है, इसलिए ये कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। ठीक है, मतलब वैसी संख्या जो 1 और अपने आप से विभाज्य है उसे हम अभाज्य संख्या बोलेंगे। और दूसरा होता है ऋण संख्या, यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। ध्यान दीजिएगा, इसे हम ऋण संख्या भी कहते हैं और ये भाज्य संख्या। तो इसका परिभाषा इसके अपोजिट, वैसी संख्या जो 1 और अपने आप के अलावा कोई अन्य संख्या से विभाजित हो। वैसी संख्या जो 1 और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित हो तो उसे हम भाज्य संख्या या यौगिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम यौगिक संख्या भी कहते हैं, भाज्य संख्या भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, इसका भी उदाहरण ले लेता हूँ। जैसे 4 ले लीजिए, 4 हम ले लिए, 4 का गुणनखंडन करेंगे तो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। 1, 2 और 4, ये 3 से 1 और अपने आप के अलावा अन्य संख्या से भी विभाजित है, इसलिए यह भाज्य संख्या होगी। इसी संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम जानते हैं सहअभाज्य संख्या को प्राइमरी नंबर, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, कोई भी दो सहअभाज्य संख्या कभी भी 2 संख्या के लिए निकाला जाता है। सहअभाज्य संख्या 2 संख्याओं के लिए निकाला जाता है। सहअभाज्य संख्या 2 संख्याओं के लिए निकाला जाता है जब 2 संख्या का मसा 1 होगा। जब 2 संख्याओं का मसा 1 होगा तो उसे हम को प्राइमरी नंबर यानी सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, जब 2 संख्याओं का मसा 1 होगा तो उसे हम को प्राइमरी नंबर यानी सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ए और बी के लिए लिखते हैं, ए और बी के लिए लिखते हैं, यानी कि ए और बी का सहअभाज्य संख्या को प्राइमरी नंबर, सहअभाज्य संख्या निकालना है हमें, तो सहअभाज्य संख्या हमारा हो जाएगा, सहअभाज्य संख्या किसका? ए कमा बी का 1 हो जाएगा। ठीक है, सहअभाज्य संख्या इसका क्या होगा? ए कमा बी का 1 यदि आए मसा तो यह इसका सहअभाज्य संख्या होगा। मसा 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 2 संख्या ले लेते हैं तो देखिए हमेशा इसमें मसा कब 1 होगा? तो एक अभाज्य संख्या और एक भाज्य संख्या रहेगा तो दोनों का मसा 1 होगा। ठीक है, एक भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या रहेगा तो दोनों का मसा 1 होगा। एक भाज्य संख्या एक अभाज्य, जैसे 3 और 4 ले लिए तो 3 और 4 का को प्राइमरी नंबर 1 होगा, यानी 3 और 4 को प्राइमरी नंबर है। इस तरह हम जांचेंगे। कोई भी संख्या को जांचने के लिए बोला जाए तो दोनों संख्या का हम मसा निकाल देंगे और यदि दोनों संख्या का मसा 1 आए तो यह को प्राइमरी नंबर यानी सहअभाज्य संख्या होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब इसके बाद का टॉपिक है हमारा अभाज्य गुणनखंडन।
तो सबको पता होगा, आप लोग पहले से इसे जानते होंगे, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। अभाज्य गुण किसी भी संख्या का गुणनखंडन के रूप में लिखने की प्रक्रिया अभाज्य गुणनखंडन होती है। जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि हम 42 ले लिए, 42 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। चलिए वो अभाज्य गुणनखंडन करते हैं, 2 से 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 2 3 से जाएगा, 3 7 21, 7 एकम 7। इसका अभाज्य गुणनखंडन 42 का अभाज्य गुणनखंडन 2 इंटू 3 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम अभाज्य गुणनखंडन करें। मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को पता होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है अभाज्य अंकगणित का मूलभूत परिमेय। अंकगणित का मूलभूत परिमेय, अंकगणित का मूलभूत परिमेय, ध्यान दीजिएगा, अंकगणित का मूलभूत परिमेय। तो दोस्तों अंकगणित का मूलभूत परिमेय कुछ अलग नहीं है। हम जब अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो अभाज्य गुणनखंडन को एक जैसी संख्या के पावर में लिखने की प्रक्रिया होता है अंकगणित का मूलभूत परिमेय। जैसे कि देखिए एग्जांपल के रूप में हम ले लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 ऐसे ले लिए। ठीक है, तो इसको हम मूलभूत अंकगणित के मूलभूत परिमेय में कैसे लिखेंगे? तो देखिए 2 का यहाँ पर 3 बार गुणा किया गया है, तो 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2। तो इस प्रक्रिया, इस फॉर्मेट में लिखने की प्रक्रिया को हम कहते हैं अंकगणित का मूलभूत परिमेय। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद हम जानते हैं अंकगणित के मूलभूत परिमेय के बाद हम जानते हैं महत्तम समापवर्त मसा और लसा। ठीक है, मसा और लसा के मौसों के बारे में भी जान लेते हैं और लसा के बारे में भी जानेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए महसा का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त, महत्तम समापवर्त। ठीक है, मसा का पूरा नाम होता है महत्तम समापवर्त। ठीक है, चलिए इसे शॉर्टकट में हम कहते हैं, देखिए महत्तम का म और समापवर्त का स दोनों को मिलाकर बनता है मसा। दोस्तों मसा का सबसे पहले नाम आपको याद रखना है। मसा का हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों में आपको नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए देखिए मसा का ये तो हिंदी नाम हो गया और मसा को इंग्लिश में बोला जाता है HCF, शॉर्ट फॉर्म है इसका HCF। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और इसे इंग्लिश में शॉर्टकट में बोलते हैं हम HCF। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मौसा का पूरा नाम था महत्तम समापवर्त। ज्यादातर हम मौसा या HCF का ही प्रयोग करेंगे। HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम जानते हैं मौसा कैसे निकाल देते हैं। इसका पूरा डिटेल्स हम नहीं बताएंगे, पूरा डिटेल्स से कोई हमें मतलब अभी नहीं है। हम मौसा जानते हैं, मौसा कैसे निकालते हैं, मौसा निकालने के तरीका। तो अब मौसा निकालने आपको सिखाया गया होगा। मौसा 2 तरीका से निकाला जाता है, एक होता है भाग विधि, एक होता है भाग विधि, जो हम लोग पूर्व चैप्टर में पढ़े, पूर्व चैप्टर यानी प्रश्नावली 1 का ए में भाग विधि द्वारा हम मौसा निकालते हैं। यूक्लिडियन विभाजन या भाग विभाजन जो निकाले थे उसी का रूप है, उसी का नाम है भाग विधि। ठीक है, और दूसरा होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि। दूसरा हमारा होता है अभाज्य गुणनखंडन विधि। ठीक है, दूसरा अभाज्य गुणनखंडन विधि होता है। तो चलिए इस चैप्टर में हम अभी सीखेंगे हम अभाज्य गुणनखंडन विधि। अभी हम जानने वाले हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से हम मौसा कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी संख्या हमें दिया गया हो तो उस संख्या का हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और अभाज्य गुणनखंडन करने के बाद उसे हम अंकगणित के मूलभूत परिमेय में सजा देंगे और उसमें से सबसे कम घात वाला, ध्यान दीजिएगा, मसा बराबर, मसा का एक तरह से आपको फॉर्मेट के रूप में इसको याद रखना है कि मसा बराबर सबसे कम घात, सबसे छोटे घात, सबसे छोटे घात का गुणनफल। मौसा होता है सबसे छोटे घात, जो अंकगणित के मूलभूत परिमेय में जो सबसे छोटा घात रहेगा उसका गुणनफल ही मौसा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आशा करता हूँ कि मौसा आप जान गए होंगे। इस पर क्वेश्चन, मौसा की हमारा थ्योरी है, इस पर क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन का चर्चा मैं चैप्टर में करूंगा। ठीक है, चलिए दूसरा हम जानते हैं, ये होगा पहला विधि। दूसरा लसा, लसों को लसा शॉर्ट फॉर्म में, लसा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, चलिए हम लिख देता हूँ लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त। इसी को लघुत्तम का ल और समापवर्त का स मिलकर बनता है लसा। ठीक है, लघुत्तम का ल और समापवर्त का स दोनों को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, लसा। इसका भी इंग्लिश नाम है, इसे इंग्लिश में हम
LCM कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे LCM कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मेंबर। इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मेंबर। इंग्लिश में इसे हम LCM बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मेंबर। ठीक है, चलिए जैसे कि मशा का निकालने के लिए दो विधि है, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंडन विधि, तो उसी तरह लसा को भी निकालने की दो विधि होती है। एक होती है भाग विधि और दूसरा होती है अभाज्य गुणनखंडन विधि। गुणनखंडन विधि, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंडन विधि। ठीक है, तो दोस्तों भाग विधि तो बहुत आसान है, आप लोग को ये पहले से ही पता होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले से पता होगा, क्योंकि आप लोग जब छोटे थे उसी समय से इसको आप बना रहे हैं लघुत्तम। यानी लघुत्तम एलसीएम निकालते हैं हम, जैसे कि भिन्न का जोड़ होता है, भिन्न का घटा होता है, उसमें एलसीएम निकाला जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं, वो लघुत्तम है, उसी को लघुत्तम बोला जाता है, लघुत्तम समपद। तो वही भाग विधि होता है। ठीक है, एलसीएम निकालने की, जैसे एलसीएम निकालते हैं हम ना, तो वही होता है भाग विधि। ठीक है, तो इससे भी हम नहीं बताने वाला हूँ, दूसरा बताने वाला हूँ, अभाज्य गुणनखंडन। तो देखिए अभाज्य गुणनखंडन, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंडन विधि। तो अभाज्य गुणनखंडन विधि से, जैसे कि इसमें मैं पहले आपको बताया कि दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंडन करना है, तो इसमें भी जो भी संख्या का लसाअ निकालना हो, उस संख्या का पहले हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे और उसमें उसको अंक गणित के मूलभूत पद में सजाएंगे, और उसमें से, जैसे कि इसमें लसाअ बराबर सबसे छोटे घात के गुणनफल हुआ, तो लसाअ में हो जाएगा, इसमें भी एक फॉर्मेट हम बना दिए, लसाअ में सबसे बड़े घात, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े घात का गुणनफल, सबसे बड़े घात का गुणनफल लसाअ होता है। लसाअ सबसे बड़े घात का गुणनफल होता है और मसा सबसे छोटे घात का गुणनफल होता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको यही याद रखना है कि मसा सबसे छोटे घात का गुणनफल और लसाअ सबसे बड़े घात का गुणनफल, यही दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको चैप्टर में चर्चा करूँगी, जब क्वेश्चन इस पर बताऊँगा तो आपको वहाँ पर इसका भी हम यहाँ से इसको वहाँ ले जाकर जोड़ूंगा, आपको बताऊँगा कि कैसे मैंने थ्योरी में आपको बताया था। चलिए दोस्तों, तो चैप्टर शुरू करने से पहले छोटा और थोड़ा सा तथ्य उसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मसा निकाला जाता है। देखिए यहाँ पर एक सूत्र होता है, मसा गुणे लसाअ। मसा गुणे लसाअ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मसा गुणे लसाअ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपको याद रखना है, इस फॉर्मेट को आपको याद रखना है, बहुत काम की चीज है, इसे आप याद कर लीजिएगा। मसा गुणे लसाअ बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है दोस्तों, मसा, एक बार फिर से बोल रहा हूँ, मसा यानी HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर। ठीक है, चलिए ये तो हमारा हो गया फॉर्मेट। इसी के आधार पर हम बहुत सारे फॉर्मेट बनाएंगे। इसी के आधार पर एक ही इस फॉर्मूला का आप याद रखते हैं तो बाकी सब फॉर्मेट बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसी के आधार पर हम और सारे फॉर्मूला बनाते हैं। तो देखिए हम इसको पहली संख्या को A मान लेते हैं, पहली संख्या को हम A मान लेते हैं और दूसरी संख्या को B मान लेते हैं। लिखने में थोड़ा सा आराम होगा और कोई बात नहीं है। पहली संख्या को A मान लिए, दूसरी संख्या को B मान लिए। तो इसके आधार पर देखिए यहाँ पर हम HCF निकालते हैं, HCF का फॉर्मूला निकालते हैं। तो HCF को इधर छोड़ देंगे, मसा को इधर छोड़ेंगे, लसाअ इधर मल्टीप्लाई गुणा में है, इधर जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो इसके आधार पर हो जाएगा हमारा A गुणे B और बटा में LCM, A गुणे B बटा में LCM, यानी मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में लसाअ। एक फॉर्मेट हो गया हमारा ये। उसी आधार पर हम LCM का भी फॉर्मेट बना सकते हैं। LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF। LCM बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF। इस तरह भी फॉर्मेट एक बन गया हमारा। और इसी तरह हम बना लेंगे, पहली संख्या भी निकाल सकते हैं। पहली संख्या A बराबर, देखिए इधर दूसरी संख्या गुणा में, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी LCM HCF गुणे LCM बटा में दूसरी संख्या, HCF गुणे LCM, मसा गुणे लसाअ बटा में दूसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह B का भी फॉर्मूला हम बना लेते हैं। दूसरी संख्या बराबर मसा गुणे लसाअ बटा में पहली संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम फॉर्मेट बना लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चैप्टर प्रश्नावली 1 का B देखेंगे। ठीक है, चलिए आप थ्योरी यहाँ तक हो गया हमारा, और इससे आगे थ्योरी इसमें नहीं पढ़ेंगे हम। अब हम प्रश्नावली देखते हैं, चैप्टर प्रश्नावली 1 का B। ठीक है, चलिए 1 का B में पहला क्वेश्चन कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप है, रिक्त स्थान को पूर्ति कर।
देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा है धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में रिक्त स्थान और रिक्त स्थान से भाग लेके। तो देखिए मैं आपको थ्योरी में इसको बताया था कि अभाज्य संख्या जो एक और अपने आप से विभाज्य हो तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। p अभाज्य कब होगा? जब एक और p से यह विभाज्य होगा तो यह अभाज्य होगा। यदि एक और p के अलावा अन्य संख्या से विभाज्य होता है तो यह भाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हो जाएगा हमारा 1 और p या p और 1 दोनों कह सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है रिक्त स्थान संख्या को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है। किस संख्या को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है? तो किस संख्या को? यौगिक संख्या यानी भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है। भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि दो पूर्णांक a और b के लिए सहअभाज्य संख्या, इसको ये भी आपको बताया मैंने पीछे को प्राइमरी नंबर a और b दो संख्या के लिए सहअभाज्य संख्या है यदि दोनों का मौसा कितना होना चाहिए? 1 हो। यदि दोनों का मौसा 1 हो तो वह को प्राइमरी नंबर यानी सहअभाज्य संख्या होगी। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है हमारा कि मौसा 48 और 30 मौसा 30 और 48 इन दोनों का मौसा बराबर होगा 48 और 30 और 48 के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि मौसा गुणे लसा। अब पहले भी मैं आपको बताया था कि मौसा गुणे लसा बराबर, पीछे सूत्र बताया मैंने, मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पर मौसा गुणे लसा बराबर हो जाएगा a गुणे b। मौसा गुणे लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ पर पहली संख्या a है दूसरी संख्या b है तो a गुणे b हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह का प्रश्न दिया है और इसमें अज्ञात पद को ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर a है, b है और c है, इसमें अज्ञात पद को ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन था और पहला ये दूसरा था। देखिए दूसरा पद में भी कुछ रिक्त स्थान दिया है, कुछ अज्ञात पद को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम ये क्वेश्चन बताता हूँ, पहला क्वेश्चन बताता हूँ और दूसरा को समझाकर छोड़ दूंगा, बताऊंगा नहीं, इस पर लिखूंगा नहीं, केवल समझाकर छोड़ूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर c का मान सबसे पहले निकालते हैं, तो दोनों का गुणा करेंगे। देखिए 17 और 2 दोनों का हम गुणा कर देंगे। 17 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 17 और इंटू 2 दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 34 यानी 34। ठीक है, और फिर 34 और 2 का गुणा कर देंगे तो 68 हो जाएगा, 68 और 2 का गुणा करेंगे तो 136 हो जाएगा। ठीक है, तीनों का इस तरह मान निकलेंगे यानी ये बराबर हो गया 136 और b का मान हो गया 68 और c का मान हो गया 34 यानी 34। ठीक है, इस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में इस तरह का कुछ फॉर्मेट दिया है। देखिए पहला बॉक्स दिया है, फिर दूसरा बॉक्स, तीसरा, तीनों गुणा के रूप में, और यहाँ पर ऊपर टोटल 5 बॉक्स दिया गया है। देखिए यहाँ पर टोटल 5 बॉक्स दिया गया है और नीचे 2 बॉक्स है। देखिए एक बॉक्स में 8 भरा गया है, पहले से भर दिया गया है, और दूसरा बॉक्स रिक्त स्थान है, और तीसरा थोड़ा सा नीचे जगह कम था इसलिए मैं यहाँ पर इसे एडजस्ट किया हूँ। तो देख लीजिएगा आप यहाँ पर 30 एंड 72 72 है। ठीक है, तीसरा बॉक्स में 72 है। तो इसको कैसे हम बनाएंगे? तो सबसे पहले तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर 2 बॉक्स दिया है और दोनों का गुणा करने पर 72 आना चाहिए। तो यहाँ पर एक 8 है, तो 8 में हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि 72 हो जाए? तो दोस्तों 8 में हम 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 72। तो आपको यहाँ पर 9 भर देना है। ठीक है, चलिए हो गया। अब 8, देखिए 8 से 3 संख्या बना है, 8 से 3 संख्या बनाया गया है। तो 8 को 3 भाग में बांटना है, बराबर 3 भाग गुणा करने पर 8 को ऐसे 3 भाग में बांटना है कि उसे गुणा किया जाए तो 8 हो जाए। ठीक है, तो 8 को कैसे भागे? 2 दूनी 4 और 2 चौके 2 दूनी के 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर हो जाएगा 2 2 2 और यहाँ पर 9 आया है हमारा, तो 9 को 2 भाग में बांटना है तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम इस तरह बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है अभाज्य गुणनखंडन करें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अभाज्य गुणनखंडन करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन 1 लिखा हूँ, इसमें 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन होगा, तो आप बनाइएगा। मैं यहाँ पर आपको 1 बताकर छोड़ने वाला हूँ, बाकी शेष आपको बनाना है। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो अब आपको हमसे पूछना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 124 का अभाज्य गुणनखंडन करें। केवल अभाज्य गुणनखंडन, कुछ नहीं मसा लसा कुछ नहीं, केवल अभाज्य गुणनखंडन करना है। इस तरह भी मसा एक संख्या का नहीं निकलता है, कारण मसा निकालने के कम से कम 2 संख्या होना अनिवार्य है। चलिए इसका मसा हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे, इकाई अंक यहाँ पर कितना है? 4 है, यानी 2 से विभाज्य होगा। चलिए 2 से विभाज्य करते हैं हम, 2 छक्का 12, 2 दूनी के 4 हो जाएगा। फिर देखिए इकाई अंक 2 है तो यहाँ पर हो जाएगा ये भी 2 से विभाज्य होगा। इसका नियम होता है 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, इस सब का नियम होता है। तो आप मैं ऐसा करता हूँ कि आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका भी मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा कि किस संख्या से पता करें कि कौन सी संख्या कटेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 से 2 3 6, 2 1 2 और देखिए 31
अभाज्य संख्या को, यह अभाज्य संख्या है यानी कि एक और अपने आप से केवल विभाज्य होगी, यानी कि केवल यह 31 से विभाज्य होगी, 31 से एक बार में। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसे हम इस तरह लिख देंगे 124 इक्वल 2 × 2 × 31, यानी 2 × 2 × 31। यहाँ पर हो जाएगा, देखिए इसे हम अंकगणित के मूलभूत परिमेय में चेंज कर देते हैं, तो 2 का 2 बार गुणा किया गया है तो 2 का पावर 2 × 31 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा ये आंसर हो गया। इस तरह हम आज अभाज्य गुणनखंडन देखें। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाले हैं। 4 में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो इसमें मैं भी आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा। एक क्वेश्चन जो अभी बोर्ड पर लिखा हूं 6 और 20 पहला क्वेश्चन है, इसका मौसा और लौसा निकालना है। ध्यान दीजिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन में आपको मौसा और लौसा ज्ञात करना है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपको मौसा और लौसा निकालना है। तो मौसा में एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन निकालना है एक साथ। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं, एक पहला और एक जिसमें 3 अंक है, 3 अंक अलग अलग अंक है, उसको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन को बता देता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा है 6 और 20, यानी 6 और 20 का मौसा और लौसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम निकालते हैं 6 और 20 का मौसा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन करेंगे, तो 6 का अभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं। 2 × 3 = 6, 3 एकम 3 हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडन। और 20 का 20 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 2 से 10 बार में 2 × 20, 2 × 5 = 10 और 5 एकम 5 हो गया हमारा अभाज्य गुणनखंडन। चलिए इसे हम अंकगणित के मूलभूत परिमेय में लिखते हैं। तो अंकगणित के मूलभूत परिमेय लिखने के लिए 6 = 2 × 3 हो गया, यानी यहाँ पर दो अकेली संख्या है यहाँ पर, तो 2 अकेली संख्या, यानी कोई भी अकेली संख्या का पावर कितना होता है? 1 होता है। कोई भी अकेली संख्या का पावर हो गया 1, यानी 2 के पावर भी यहाँ पर 1 है और 3 के पावर भी 1 है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर यही 20 का अभाज्य लिखते हैं अंकगणित के मूलभूत परिमेय में। तो 2 × 2 × 5 हो जाएगा। और इसे हम यदि लिखेंगे अंकगणित के मूलभूत परिमेय में तो हो जाएगा, देखिए 2 का 2 बार गुणा किया गया है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 के पावर 2 × 5, 2 के पावर 2 × 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका मौसा निकालते हैं। चलिए मौसा निकालते हैं। तो मैंने आपको जो थ्योरी बताया था उसका मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। तो आप यदि वहाँ पर समझे नहीं होंगे तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाकर पहले वो समझ लीजिएगा, तब यहाँ पर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं मौसा कैसे निकालते थे। पीछे हम बताए थे कि मौसा निकालने के लिए जो भी संख्या का अंकगणित मूलभूत परिमेय के रूप में रहता है तो उसमें सबसे छोटे घात का गुणनफल उसका मौसा होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ मौसा निकालने के लिए कि जो भी यहाँ पर संख्या का हम अभाज्य गुणनखंडन किए रहेंगे तो उस दोनों संख्या में से कॉमन होना चाहिए। ये नहीं कि एक संख्या में है और दूसरा में नहीं है तब उसको हम लिख देंगे गुणनफल निकाल देंगे, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों संख्या, जितने भी संख्या का मौसा आपको निकालना है उस दोनों संख्या में वह संख्या रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए हमारा हो गया 6 में देखिए 2 है तो 20 में भी हमारा 2 है, यानी यह कॉमन हो सकता है, इसे हम गुणनफल के रूप में लिखेंगे। लेकिन 6 में 3 है और दूसरी संख्या यानी 20 में 3 नहीं है, यानी 3 यहाँ पर कॉमन नहीं होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए इसमें 5 है लेकिन 5 6 में दूसरी संख्या में नहीं है, यानी 5 भी कॉमन नहीं होगा। कॉमन होने के लिए दोनों संख्या दोनों में रहना चाहिए, उसका घात के आधार पर हम उसका गुणनफल निकालेंगे, सबसे छोटा घात ही उसमें कॉमन होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें है 2, इसमें 2 है यानी 2 के पावर 1 है और इसमें 2 के पावर 2 है। देखिए दोनों में, इसमें 2 के पावर 1 है, इसमें 2 के पावर 2 है, तो दोनों में से मौसा के लिए कौन सा यूज करेंगे? सबसे छोटे घात का गुणनफल। मैंने आपको बताया था सबसे छोटे घात का ही गुणनफल मौसा में यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मान होगा 2, यानी कि इसका मौसा, दोनों संख्या का मौसा कितना हो जाएगा? 2 होगा। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पर एक और चीज निकालना है, लौसा। दूसरा चीज निकालना है लौसा। चलिए हम लौसा निकालते हैं। लौसा को इंग्लिश में एलसीएम बोलते हैं, लोएस्ट कॉमन मेंबर। तो लौसा बराबर, ये भी मैं आपको वहां पर थ्योरी में समझाया था कि लौसा होता है सबसे बड़े घात का गुणनफल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं, ये तो हो गया बड़े घात का गुणनफल। तो चलिए दोनों में से सबसे बड़ा घात, देखिए दोनों में रहना चाहिए सबसे बड़ा घात, तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात, दोनों में सबसे बड़ा घात 2 है, 2 के पावर 2, तो एक हो गया हमारा 2 के पावर 2। और फिर उसमें और देखेंगे, देखिए और इस दोनों में कॉमन नहीं हो रहा है अब, तो देखिए दोस्तों लौसा निकालते समय सबसे बड़े घात का गुणनफल के साथ जो भी संख्या यदि कॉमन नहीं भी हो रहा हो तो उस संख्या को हम गुणा करेंगे, क्योंकि वो अपने आप में सबसे बड़ा घात है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हम
3 है तो 3 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, और इसमें 5 है तो 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आपको इस तरह नहीं समझ में आ रहा है, इस तरह नहीं याद रह रहा है, तो इस तरह याद रखिए कि दोनों में से जो भी कॉमन हो रहा हो उसमें सबसे बड़े घात वाला पहले लिख लेंगे, और शेष जो भी संख्या वहाँ पर बचे दोनों में, यहाँ पर देखिए 3 बचा है और यहाँ पर 5 बचे है, जो भी संख्या शेष दोनों में बचे सारे संख्या को लिखकर गुणा कर देना है। ये इस तरह हम लॉसा निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पर हम गुणा कर देते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4 इंटू 3 इंटू 5, गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 3 जा 15, यानी 5 है 15, 5 चौके 60, यानी लॉसा इसका हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन 3 डिजिट वाला आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद क्या क्वेश्चन हम, चलिए दोस्तों तो एक क्वेश्चन में जैसे कि बताया कि एक क्वेश्चन और बताने वाला हूं। तो देखिए हमारा है 4 का 6 नंबर क्वेश्चन, 4 का 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 3 डिजिट है इसमें। तो देखिए 540 का हम निकालते हैं। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 2 से, 2 दूनी के 4, 2 7 14 0, यहाँ पर 2 से फिर जाएगा 2 एकम 2, 2 3 6 2 5 10, फिर जाएगा 5 3 8 1 9, 3 से जाएगा 3 चौके 12 और 1 15, 3 5 15, 3 से 3 एकम 3, 3 5 15, और 3 से 5 बार में 5 ले 1 बार में। चलिए इसका तो हो गया। अब 805 का हम निकालते हैं। 805 का निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 ले जाएगा, 5 ले 5 एकम 5, 5 6 का 30 और 5 एकम 5, 161 हो गया। चलिए इसे 7 ले देखते हैं। 7 ले जाएंगे हम तो 7 दूनी 14, 14 2 21 7 ले चला जाएगा, 7 दूनी 14, 2 21 17 के 21, अब 23 हो गया, 23 से कम 23 हो गया। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं 990 का। तो 990 का अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 2 से ले जाएंगे, 2 चौके 8, 1 19, 2 9 18 और 1 10 2 5 10। चलिए इसे हम देखते हैं 3 से पहले 5 लेता चला जाएगा, लेकिन 5 से पहले 3 से ट्राई करते हैं। तो 9 5 14 4 18, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 1 19, 3 6 18, 3 5 15, 6 5 11 के बाद फिर 3 से जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं, 3 5 15, 1 15, 3 5 15, फिर 5 ले 11 बार में और 11 से 1 बार में। चलिए दोस्तों इसको पहले मैं अंक गणित के मूलभूत प्रमेय के रूप में लिख लेता हूँ। यहाँ पर हो जाएगा 540 बराबर, डायरेक्ट लिखता हूँ 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 3, यहाँ 3 के पावर 3 इंटू 5, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 805 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 23, 5 गुणे 7 गुणे 23, और इसी तरह 990 बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 गुणे 11। चलिए दोस्तों सबसे पहले HCF निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो HCF बराबर होता है सबसे छोटा घात यानी सबसे कम घात के गुणनफल। ठीक है, तीनों में से कॉमन होना चाहिए, तीनों में से कॉमन होना चाहिए। तो तीनों में सबसे छोटा घात कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर इसमें 2 के पावर 2 है, इसमें 2 के पावर 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन बीच वाला में नहीं है, यानी कि 805 में 2 नहीं है, ये नहीं होगा। तीनों में देखिए सबसे छोटा है हमारा 5 5 5, यही सबसे छोटा है तीनों में, और कोई संख्या मैच नहीं कर रहा है, तीनों में कॉमन नहीं हो रहा है, तो इसका मौसा हो जाएगा HCF 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए LCM देखते हैं इसका। LCM लोएस्ट कॉमन मेंबर। तो लसा के लिए पहले तीनों में से सबसे बड़े घात के गुणनफल, तो 5 एक ही घात है तो 5 हो जाएगा, इनटू इसमें से 2 2। देखिए लसा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें मसा के लिए तीनों में होना चाहिए, लेकिन लसा के लिए 2 2 संख्या में भी सबसे बड़े घात का गुणनफल हम लेंगे। तो चलिए देखते हैं, 540 और 990 में 2 के पावर 2 2 है, तो इसमें सबसे बड़ा घात हो जाएगा 2 के पावर 2, और देखिए 3 के पावर 3, 3 के पावर 2 में सबसे बड़ा घात 3 के पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब कोई कॉमन नहीं हो रहा है, तो जो भी बचा है शेष जो भी संख्या बचा है सारे संख्या का गुणा कर देंगे। ध्यान रखिएगा 3 के पावर 2 नहीं लेना है, क्योंकि ये पहले कॉमन हो चुका है। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 7 गुणे 23 गुणे 11, ये हमारा हो जाएगा। चलिए इसे गुणा कर लेते हैं, 5 गुणे 4 गुणे ये हो जाएगा 27 गुणे 7 गुणे 23 गुणे 11। चलिए दोस्तों तो मैंने इसे गुणा करके रखा हूँ, इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ 95 63 और 40 हो जाएगा। गुणा करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसे गुणा पहले से करके रखा था। ये हम लिख दिए हैं 95 63 40, ये हमारा हो गया राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए ये हमारा हो गया। दोस्तों वीडियो को मैंने स्किप करके गुणा किया हूँ, मैं पहले से बना कर नहीं रखा हूँ। कुछ लोग इसमें समझ रहे होंगे कि पहले से मैं बना कर रखा था उसी से बता रहा हूँ, नहीं दोस्तों, पहले से वीडियो को मैंने स्किप करके इसे गुणा किया। ठीक है, और उसके बाद पुनः वीडियो आप अपने आए। चलिए हमारा हो गया, इस वीडियो में मैं यहीं तक रहने देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कुछ ज़्यादा हो गया है इस वीडियो में, इसके बाद की वीडियो में आगे के हम क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आज आप लोगों को ये सारे जितना भी क्वेश्चन मैंने छोड़ा है
वो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर कर लेना है। इसके बाद की वीडियो में हम नेक्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे। यदि उसमें आपको कोई क्वेश्चन दिक्कत हो रही हो तो वह क्वेश्चन को हमें कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर दे देना है, उसके बाद मैं उसे बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों।